नए नए चैप्टर स्टार्ट किए थे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में, व्यक्तिगत वित्त प्रबंधन। इसमें हम देखे थे कि जो भी व्यक्ति अपना पैसा कमाता है, जो भी व्यक्ति पैसा कमा रहा है, उसमें कुछ न कुछ पैसे ज़रूर अर्न करते हैं, अर्थात इकट्ठा करते हैं आने वाले भविष्य के लिए। तो कुछ बैंक में डिपॉजिट, कुछ लोग बैंक में डिपॉजिट करते हैं, तो कुछ लोग उसके लिए उसको फिक्स कर देते हैं या फिर बीमा कर देते हैं। कुछ लोग बैंक में जमा करते हैं या फिर कुछ लोग अपना LIC करा देते हैं, बीमा करा देते हैं। तो बैंक के बारे में पढ़े थे। बैंक कितने बैंक होते हैं? अस्थाई खाता, नगद साख खाता, आवर्ती जमा खाता, चालू खाता और बचत खाता। अब हम देखेंगे कुछ व्यवसाय या फिर कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको ज़रूरत के हिसाब से वो बैंक से ऋण भी लेते हैं। बैंक का तो एक काम हो गया, बैंक में पैसा जमा करवाती है, लेन देन करती है, और एक बैंक हो गया और एक कार्य हो गया बैंक का कि वो ऋण प्रदान कर, जैसे ग्राहकों को ऋण संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराती है। तो अब देखेंगे ऋण संबंधी सेवाएं कैसे उपलब्ध कराती है, इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। ऋण देना। बैंकों का अन्य महत्वपूर्ण कार्य ऋण देना है। बैंक अपने ग्राहकों, उत्पादकों व व्यापारियों आदि को विभिन्न प्रकार की जमानतों पर ऋण देते हैं। ये ऋण अचल संपत्तियों तथा व्यक्तिगत जमानत के आधार पर नहीं दिया जाता। बैंक निम्नलिखित प्रकार के ऋण देते हैं। पहला है ओवरड्राफ्ट। चालू खाता वाले जमाकर्ता को उनके खाते में जमा रकम से अधिक राशि निकालने की सुविधा। दूसरा है ऋण तथा अग्रिम विनिमय पत्रों की कटौती, नगद साख, सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश। ये हो गए हमारे इतने प्रकार के ऋण। बैंक इतने तरह के ऋण दे सकते हैं। व्यापारियों को दें या फिर उत्पादकों को दें, उत्पादक व्यापारी में ही आएंगे, या फिर कोई अन्य एम्प्लॉय को दें। ज़्यादातर ऋण व्यापारी ही लेते हैं अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए। अब देखेंगे ई बैंकिंग एवं इंटरनेट क्या होता है। ई बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग, ये आजकल बैंक पे न जाके भी बैंक का कार्य हो जाता है। ऐसे पहले सिर्फ जब बैंक पर जाएंगे तभी हम पैसों का लेन देन कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर बैंक का कार्य करना है तो हम घर बैठे भी इंटरनेट के माध्यम से हम बैंकिंग का कार्य कर सकते हैं। किसी भी बैंक द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं को किसी भी स्थान से कंप्यूटर, मोबाइल या किसी अन्य यंत्र के द्वारा इंटरनेट के माध्यम से प्रयोग करना इंटरनेट बैंकिंग कहलाता है। इसके लिए बैंक वेबसाइट और मोबाइल ऐप बनाकर उसे अपने ग्राहकों को इंटरनेट के माध्यम से ई बैंकिंग की सेवा उपलब्ध कराते हैं। इंटरनेट बैंकिंग द्वारा ग्राहक की सहायता से बैंक से जुड़ी गतिविधियां, किसी विषय पर अपनी राय, सुझाव, शिकायत आदि दर्ज कराना, चेकबुक, पासबुक, ड्राफ्ट आदि मंगवाना, बिल व किस्त का भुगतान, धनराशि का हस्तांतरण आदि कर सकते हैं। यह सुविधा भी 24 घंटे उपलब्ध रहती है। बैंक में तो सिर्फ 9 बजे से 5 बजे तक ही कार्य हो सकते हैं बैंक के कार्य, अगर बैंक में जाके करना है तो। लेकिन अगर इंटरनेट से काम करना है बैंक का तो हम 24 घंटे भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं हम अपने समय अनुसार। लेकिन अगर बैंक में जाके कार्य करना है तो वो बैंक के समय अनुसार कर सकते हैं, लेकिन अगर इंटरनेट से करना है तो हम अपने समय अनुसार कर सकते हैं। बैंक इंटरनेट के माध्यम से हम बैंक के कार्य कर सकते हैं, जैसे शिकायत दर्ज करना है बैंक से रिलेटेड, चेकबुक लेना है या फिर पासबुक लेना है, ड्राफ्ट लेना है आदि सारी चीज़ें जो भी हैं, बिल व किस्त का भुगतान भी कराना है, धनराशि का हस्तांतरण भी करना है, अर्थात धनराशि पैसे किसी को ट्रांसफ़र करने हैं तो हम इंटरनेट से या ई बैंकिंग से कर सकते हैं। सारी बैंकिंग के अलग अलग अपना अपना वेबसाइट होता है, उस वेबसाइट पे जाके मोबाइल से या फिर कंप्यूटर से, लैपटॉप से, कोई जो भी चीज़ है हमारे पास अवेलेबल है उससे हम इंटरनेट के माध्यम से उस बैंक के वेबसाइट पे जाके हम कर सकते हैं।
अगला है एटीएम सुविधा प्रदान करना। इंटरनेट बैंकिंग तो समझ में आ गया। अगला है एटीएम सुविधा प्रदान करना। एटीएम जो कि आजकल सभी बैंक धारकों के पास है। एटीएम आ जाने से बहुत सुविधा मिली पैसे निकालने में। उसके पैसे निकालने के लिए बैंक पे नहीं जाना पड़ता है। ये एटीएम के माध्यम से ही शहर में या फिर कहीं भी बैंक के पास या फिर शहर में भी एटीएम लगे होते हैं, जहाँ पे हम आसानी से एटीएम कार्ड के माध्यम से हम पैसे निकाल सकते हैं। स्वचालित टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, एटीएम का फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। अगर हम एटीएम जान रहे हैं कि हाँ ये एटीएम है, तो पहले एटीएम का फुल फॉर्म जानना जरूरी है। तो ये हो जाएगा ऑटोमेटेड टेलर मशीन। एटीएम द्वारा ग्राहक बैंक से जुड़ी अधिकांश गतिविधियां जैसे धन निकासी, धन निकालना, धन जमा करना, चेकबुक अपडेशन, खाते में उपलब्ध राशि की जानकारी कि हमारे खाते में कितने पैसे हैं आदि जानकारी पूर्ण कर सकता है। यह सुविधा 24 घंटे उपलब्ध होती है। जो भी एटीएम कार्ड है उससे हम दो चीज़ तो कॉमन है कि जो कर सकते हैं। एक तो पैसे निकालना और दूसरा धनराशि खाते में उपलब्ध राशि की जानकारी लेना। ये दो चीज़ सब लोग जानते हैं लगभग कि एटीएम से ये कार्य होते हैं। एटीएम कार्ड से धन निकालते हैं, पैसे निकालते हैं, और पैसे कितने हैं हमारे खाते में ये एटीएम कार्ड से एटीएम पे पता चल जाता है। इसके अलावा धन जमा करना, एटीएम में हम धन जमा कर सकते हैं, चेकबुक अपडेट भी करा सकते हैं, और भी सारी चीज़ें एटीएम के माध्यम से होती हैं, जो कि यह भी 24 घंटे उपलब्ध होती हैं। कहीं भी एटीएम पे जाएंगे, ऐसा नहीं कि एसबीआई का कार्ड है, एसबीआई का है कार्ड, एटीएम कार्ड है तो यहाँ पे आईसीसी का आईसीआई हम इस एटीएम पे भी जा सकते हैं, या फिर आईसीआईसीआई का कार्ड है तो हम एसबीआई के एटीएम पे जा सकते हैं, या फिर इलाहाबाद के एटीएम, किसी भी एटीएम। ज़रूरी नहीं है कि एसबीआई का है कार्ड तो एसबीआई पर ही जाएंगे, नहीं, जो भी नज़दीक में एटीएम कार्ड होगा, जो भी हमारे सुविधा अनुसार होगा, उस एटीएम पे हम जाके अपना लेन देन पैसे चेक कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, चेकबुक का अपडेट करा सकते हैं, और भी सारी चीज़ें काम कर सकते हैं 24 घंटे में कभी भी। एटीएम निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। हाइट लेवल एटीएम, ऑनलाइन एटीएम, स्टैंड अलोन एटीएम, ऑफ साइड एटीएम, ब्राउन लेवल एटीएम, ऑफलाइन एटीएम, ऑन साइड एटीएम। इतने प्रकार के एटीएम होते हैं। इसके आगे छोटी छोटी जानकारियां हैं, इसको हम संक्षिप्त रूप में पढ़ेंगे। भारत का इतिहास में क्या है, एटीएम प्रारंभ कब हुआ था? वर्ष 1987 में HSBC बैंक द्वारा मुंबई में स्थापित किया गया था। पहला एटीएम। मोबाइल एटीएम प्रारंभ करने वाला पहला बैंक, यानी कि एटीएम पहला बैंक है आईसीआईसीआई बैंक, ठीक है। एक होता है बैंकों में केवाईसी, इसका फुल फॉर्म होता है नो योर कस्टमर। इस केवाईसी में हम करते हैं क्या? केवाईसी, नो योर कस्टमर, ग्राहक को जाने।
इसमें ग्राहकों को अपना केवाईसी, जैसे कोई बोलता है कि अपना बैंक में केवाईसी करा लो, इसका मतलब होता है अपना डॉक्यूमेंट्स, जो भी डॉक्यूमेंट्स है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, सर्टिफिकेट्स वगैरह होता है, उसमें हमें बैंक को जमा करना होता है, अर्थात केवाईसी कराना होता है, उसी को बोलते हैं केवाईसी। लगभग सभी बैंकों में केवाईसी कराना कंपलसरी हो गया है। आगे देखेंगे बैंकों का महत्व क्या है। बचत की आदत को प्रोत्साहन करना, बचत की आदत अर्थात बैंकों में पैसे जमा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, ताकि लोग अपने कुछ धन, कमाई के कुछ परसेंट बैंक में जमा करें, जिससे उनके आने वाले भविष्य में काम आएगा। बचत की आदतों को प्रोत्साहन करना, नकदी को सुरक्षित रखना, अर्थात जो भी व्यक्ति पैसे अपना जमा करता है उसको सुरक्षित रखना। कीमतों में उतार चढ़ाव पर रोक, अर्थात जो भी ऋण लेते हैं उसमें कुछ परसेंट ब्याज लिया जाता है, उस ब्याज को ज़्यादा न करें। बैंक द्वारा साख निर्माण करना, बैंक द्वारा वित्तीय साधनों की पूर्ति में संतुलन। बैंकों के अन्य महत्व हैं, किसी क्षेत्र में आर्थिक विकास में योगदान, या फिर किसी भी क्षेत्र में अगर ज़रूरत पड़े तो बैंक आर्थिक रूप से, अर्थात पैसे के मामले में ये बैंक योगदान दे सके, विकास में योगदान दे सके। धनराशि का स्थानांतरण भी करती है, अच्छे से करे, विदेशी व्यापार में सहायक भी होती है। भुगतानों को सरल बनाना, मुद्रा का निर्गमन, सरकार को वित्तीय सहायता, सार्वजनिक ऋण का प्रबंध, बैंकों द्वारा मौद्रिक नीति को लागू करना, ग्राहकों को विभिन्न सेवाएं एवं सुविधाएं देना। अगला है व्यक्तिगत संकट, इसको हम देखेंगे अच्छे से। व्यक्तिगत संकट क्या होता है? पर्सनल रिस्क। एक व्यक्ति का जीवन अनिश्चितताओं से भरपूर है तथा इन अनिश्चितताओं के चलते उसे अपने जीवन काल में अनेक व्यक्तिगत संकटों का सामना करना पड़ता है, जैसे जीवन का संकट, संपत्तियों को नुकसान का संकट, बीमारी का संकट, एक्सीडेंट से महत्वपूर्ण अथवा आंशिक अयोग्यता का संकट आदि। इन सब संकटों से बचने के लिए तथा इन संकटों से होने वाली हानि से रक्षा हेतु एक व्यक्ति का बीमा का सहारा ले सकता है। एक व्यक्ति बीमा का सहारा ले सकता है, अर्थात अगर कोई हानि हो गई, किसी व्यक्ति के साथ कोई दुर्घटना हो गया, तो वहाँ पे बीमा कुछ जिस आधार पे बीमा हुई रहेगी, जिस संलेख पे बीमा हुई रहेगी, वो चीज़ बीमा कंपनी पूरा करता है। संकट के व्यक्तिगत संकट अर्थात संकट के समय मुश्किल घड़ी में बीमा कंपनी इंश्योरेंस भी कराना काम आता है और बैंक में पैसे जमा कराना भी काम आता है। इसीलिए बचत की आदतों को प्रोत्साहन करना, इसीलिए बैंक का कार्य है कि वो बचत, बैंक का महत्वपूर्ण है इसलिए क्योंकि बचत की आदतों को प्रोत्साहन करता है। बीमा कंपनी जानते ही हैं, बीमा इंश्योरेंस, बीमा की परिभाषा एक लिखित संविदा के रूप में की जा सकती है, जिसके अंतर्गत एक पक्ष दूसरे पक्ष के लिए नियत राशि, जिसे प्रीमियम कहा जा सकता है, अर्थात नियत राशि, कुछ पैसे फिक्स होते हैं हर मंथली, डेली, इसके हिसाब से पैसे बीमा में जमा करना होता है, के प्रतिफल में अनिश्चितता के कारण होने वाले नुकसान या क्षति के बदले में अगर कोई क्षति हो जाती है जिसका हम बीमा कराते हैं और उसकी क्षति हो जाती है, तो क्षतिपूर्ति को पूरा करना होता है। वह व्यक्ति या व्यवसायी जो अपने जीवन या संपत्ति का बीमा कराता है, बीमित कहलाता है। जिसका हम बीमा कराएंगे वो बीमित कहलाएगा, चाहे वो व्यक्ति हो या संपत्ति, वो बीमित कहलाता है। वह एजेंसी को बीमा करार करवाने के पक्ष में बीमा करता अथवा बीमा कंपनी कहलाती है। जो भी बीमा करवाता है वो बीमा कंपनी कहलाता है। बीमा किए जाने वाला करार व संविदा पॉलिसी कहलाता है। बीमा पॉलिसी में जीवन बीमा के मृत्यु और गैर जीवन बीमा में
स्वास्थ्य और संपत्ति से जुड़े जोखिमों के लिए सुरक्षा मिलती है। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, इसके आगे हम कल डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में।